नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला एनसीईआरटी शॉर्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। वो है जब 1857 का विद्रोह खत्म होता है, उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है, उसके महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी मूवमेंट था। ठीक है, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, तो अब आप लोग जो सोच रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसके किसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन क्षेत्रों में ये ज्यादा फैला था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र उत्तर भारत का है और बैरकपुर से स्टार्ट होता है, पटना, आरा, और उसके बाद बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और बरेली, उसके बाद मेरठ और दिल्ली। इन्हीं शहरों को जो है मेनली ये इम्पैक्ट पहुंचाता है, अफेक्ट करता है ये रिवॉल्ट। ठीक, उसके अलावा देखेंगे तो थोड़ा सतारा में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं इसके परिणाम के बारे में, तो एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, और मैंने सबको जो है एक रॉ में सजाया है और इस एक एक पॉइंट को हम लोग उठाएंगे और उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। देखिए आज जो है बहुत सारे हम पिक्चर्स नहीं देखने वाले हैं, तो आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बातें बोलूंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से बात करूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप सुनिएगा जरूर। ठीक, समझ गए? चलिए, तो पहला ब्रिटिश शासन में बड़े बदलाव हुए, मेजर चेंजेस आए ब्रिटिश रूल के अंदर। तो क्या चेंजेस आए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ गया था कि उनका अगर भारत में शासन स्थापित रहना है तो उसके लिए जो है बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो उजागर हो गई थी इस रिवॉल्ट के बाद। तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है शासन को छीन लिया भारत का, और 1858 का अधिनियम पास किया गया। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल के अंदर। और वहां पे क्या हुआ कि जो महारानी विक्टोरिया है उनके हाथों में जो है शासन दे दिया गया, किसका? भारत का। ठीक, और इसके तहत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है भारत आ जाता है, यानी ब्रिटेन का अब ये उपनिवेश बन जाता है। ठीक है, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नहीं रह जाता हमारा भारत देश। ठीक, समझ गए? तो पहला चेंज जो है ये होता है। अब इस 1858 का जो अधिनियम आता है इसके अंदर और क्या चीजें डाली जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब भारत का शासन चलाना है महारानी विक्टोरिया को, तो क्या करेंगे? उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त कर दिया, यानी कि एक परिषद, एक सचिव, ठीक है, उसको नियुक्त किया गया। परिषद मतलब काउंसिल को भी नियुक्त किया गया। काउंसिल में कुछ लोग थे जो कि सचिव के मदद के लिए थे, यहाँ पे शासन चलाने के लिए। पहले ये अधिकार जो था वो सिर्फ डायरेक्टर्स के पास था। किसके? कंपनी का जो डायरेक्टर होता था उसके पास ही ये अधिकार होता था। इसका मतलब अब क्या हो गया? अब इसका मतलब ये हो गया कि अब भारत पर जो है सीधे सीधे ब्रिटेन सरकार का राज हो गया था। ठीक, तो पहला जो चेंज हुआ, मेजर चेंज, वो ये हुआ कि ब्रिटिश शासन अब जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। दूसरा चेंज क्या होता है? ठीक है, दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक, तो सेना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द आर्मी। ठीक, तो अंग्रेजों ने भविष्य में ऐसे किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए सेना में कई बदलाव किए। पहला क्या बदलाव किया? उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी। ठीक है, यानी भारतीय सिपाहियों द्वारा फिर से कोई विद्रोह न हो इसके लिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल की सेना में हर 2 भारतीय सैनिकों पे क्या किया? एक यूरोपीय सैनिक को तैनात किया गया। और मुंबई और मद्रास में जो बंबई था उस समय, ठीक है, तो बंबई और मद्रास की जो सेना थी उसमें हर 5 भारतीय सिपाहियों पे 2 यूरोपीय सैनिकों को जो है नियुक्त किया गया। ठीक, इसके अलावा और क्या चेंजेस हुए सेना के अंदर? दूसरा ये हुआ कि महत्वपूर्ण पदों पे जो है सिर्फ यूरोपीय लोगों को ही नियुक्त किया गया, यानी जो यूरोपीय टुकड़ियां थी उस मतलब यूरोपीय टुकड़ियों को देश के मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में ही भेजा गया। ठीक है, उनको जो मुख्य पार्ट था, जो मतलब मेजर ऐसा एरिया था जहाँ पे शासन अच्छे से व्यवस्थित करना हो, वहां पे सिर्फ यूरोपीय सैनिकों को ही भेजा गया। ठीक, उसके अलावा क्या किया गया? उसके अलावा ये किया गया कि सेना की जो तोप खाना था, ठीक है, तो तोप खाने के पास या उनके जो अंडर में, मतलब तोप खाना किनके अंडर में रखा गया? सिर्फ यूरोपीय सैनिकों के अंडर में रखा गया, ना कि भारतीय सैनिकों को वहां पे नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या चेंजेस हुए सेना के अंदर? ठीक है, अभी हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक, सिग्निफिकेंस चेंजेस इन द आर्मी के अंदर।
ठीक, तो जैसे ही मैं टिक करूंगा ना, आप समझेंगे मतलब कि उसी टॉपिक पे बात हो रही है, जब तक मैं अगले टॉपिक को टिक ना करूं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए बात को। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सेना के अंदर ये हुआ कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया गया। सेना में भारतीय वर्ग का गठन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। सैनिकों में राष्ट्रीय भावना न जगे, इसके लिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया गया। ठीक है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, ढिकाना रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट अभी भी हैं। ठीक है, तो उस समय जो है रेजिमेंटों का जो गठन किया गया वो इस तरह से किया गया। ठीक है, समझ गए, जाति के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे। ठीक, बिहार रेजिमेंट कहते नहीं है। खैर, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक साथ नहीं रखा गया ताकि वो एकजुट जो है नहीं हो सके। ठीक है, तो एक जाति का ही एक रेजिमेंट बनाया गया। ठीक है, और उसको अलग कर दिया गया ताकि राष्ट्रीयता की भावना जो है नहीं जागे। ठीक, इसके अलावा और क्या सेना में चेंजेस किया गया, सेना में विलय योजना जो है अपनाई गई 1861। इसको कहते हैं आर्मी एमलगेमेशन स्कीम 1861। इस योजना के तहत क्या किया गया कि कंपनी के यूरोपीय सैनिक जो थे क्राउन के अधीन आ गए। ठीक, जो यूरोपीय सैनिक थे वो क्राउन के अधीन आ गए और भारत में यूरोपीय सेना को समय समय पर इंग्लैंड के दौरे के माध्यम से बेहतर बनाया गया, जिसे लिंक्ड, ठीक है, लिंक्ड बटालियन योजना भी कहते हैं। जहां यूरोपीय सेना बढ़ाई गई वहीं भारतीय सेना को घटा दिया गया। ठीक है, और आधा कर दिया गया। सभी भारतीय आर्टिलरी यानी इकाइयों यानी कुछ पहाड़ी बटालियन को छोड़कर खत्म कर दिया गया। सेना और तोपखाना विभागों में जो है सभी उच्च पदों पे यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए। जितने भी उच्च पद थे उस पे सिर्फ यूरोपीय सैनिक ही नियुक्त होंगे। 20वीं सदी के पहले दशक तक कोई भी भारतीय सैनिक किंग कमीशन के लिए योग्य होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और एक नए भर्ती हुए अंग्रेज अधिकारी को वायसराय कमीशन के माध्यम से भर्ती हुए भारतीय अधिकारी से बेहतर माना जाता था। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस जो हुए वो सेना के अंदर हुए। समझ गए? अब आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या है, फूट डालो और शासन करो की जो नीति है उसका आम जनता पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यह नीति सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसे आम जनता में भी लागू किया गया। पहले क्या किया गया, मुसलमानों पे कठोरता दिखाई गई। अंग्रेजों ने सोचा कि इस विद्रोह की साजिश जो है वो मुसलमानों ने रची थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको कड़ी सजा दी गई। ठीक, मुसलमानों को बहुत कड़ी सजा दी गई। उनके साथ सरकारी नौकरियों और कई अन्य क्षेत्रों में भेदभाव किया गया। अब अगला क्या इसमें चेंजेस किया गया, नीति में भी बदलाव किया गया। नीति में क्या बदलाव किया गया, देखिए बाद में क्या हुआ कि इस नीति को उलट दिया गया और मुसलमानों के लिए एक अलग प्रशासन की शुरुआत की गई। पहले भेदभाव वाली नीति थी, ठीक, अब इस नीति को बदलाव किया गया। ठीक है, उसमें क्या किया, मुसलमानों के लिए एक अलग प्रशासन की शुरुआत की गई। 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधाएं देने की योजना बनाई गई ताकि भारतीयों में फूट डालकर आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इन नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समस्या पैदा की और सांप्रदायिकता यानी कॉम्युनलिज्म के विकास में योगदान दिया। समझ गए, तभी से जो है सांप्रदायिकता के इसमें पड़ गए और उस समय से सारे नेता अंग्रेजों का ही हथकंडा अपनाते हैं अभी तक। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन, चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, तो महारानी की घोषणा के अनुसार रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में भी बदलाव आया। पहला क्या बदलाव आया, जो विलय की नीति था उसका त्याग किया गया। विलय की पिछली नीति जिसे डलहौजी ने अपनाया था, जैसे कि हड़प नीति जिसको भी कहते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। अब भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का मौका मिला। यह उन देसी शासकों के लिए एक इनाम था जिन्होंने विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक, इसके अलावा और क्या चेंजेस आए इसके अंदर, संरक्षित सहयोगी भी बनाया गया उनको। हालांकि भारतीय शासकों का यह अधिकार एक निश्चित क्षेत्रों में पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकार के अधीन कर दिया गया और उन्हें केवल सुविधा आश्रितों में बदल दिया गया, यानी वे सिर्फ नाम के शासक थे, असली शक्ति जो है वो अंग्रेजों के हाथ में ही थी। ठीक, तो ये था रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। अगला क्या है, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान यानी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट फॉर सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक, तो अंग्रेजों ने भारत में लोगों की सामाजिक जो कृत्य थे, धार्मिक प्रथाएं थी, उसका सम्मान करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों के धर्म और रीति रिवाजों में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो उनका गुस्सा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली जो है चेंजेस उन्होंने अपनाया, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के सम्मान करने के जो है नीति उन्होंने अपना लिया। ठीक, उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो अगला है टॉपिक वो है क्षेत्रीय विस्तार पर रोक और जमींदारों का संरक्षण, यानी सेसेशन फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक, तो कोई और क्षेत्रीय विस्तार नहीं अब अंग्रेजों ने किया। उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे और कोई क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा, यानी वे और राज्य नहीं हड़पेंगे। इसके अलावा क्या, भूपतियों और राजकुमारों का संरक्षण भी करेंगे। अंग्रेजों ने भूपतियों यानी जमींदार जो थे और राजकुमार के संरक्षण की नीति बनाई ताकि वो इस देश में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के असली प्रतिक्रियावादी स्वभाव को उजागर कर दिया। ठीक, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा नया कृषि नीति भी अपनाया गया। न्यू एग्रीकल्चर जो है पॉलिसी लाया गया। भूमि के लिए निर्धारित लगान, समय की गारंटी के लिए एक नई कृषि नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति ने किसानों को बोझिल भूमि बंदोबस्त और राज्य की अत्यधिक कर मांग से मुक्ति प्रदान की। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा हुआ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी वित्तीय विकेंद्रीकरण जिसको कहते हैं। स्थानीय सरकारों को कराधान की कुछ मदों में को जो है सौंपकर वित्तीय व्यवस्था को फिर से सुचारू किया गया, विकेंद्रीकृत किया गया, यानी वित्तीय व्यवस्था अब सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में नहीं रही। ठीक है, उन्होंने जो है जो स्थानीय जो सरकार था, ठीक है, वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके हाथों में भी जो है कुछ वित्तीय फैसले लेने की शक्ति दी उनको। ठीक है, अगला क्या है, अगला हुआ आर्थिक शोषण का नया युग, न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। तो विद्रोह के बाद हालांकि अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया, फिर भी ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के एक नए युग की शुरुआत हो गई। ठीक, शिक्षित मध्य वर्ग का विरोध हुआ। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने शिक्षित मध्य वर्ग का विरोध करने और भूपतियों तथा राजकुमारों का समर्थन करने की नीति अपना ली। लंबे समय में यह नया ब्रिटिश दृष्टिकोण उनके साम्राज्य के लिए हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि इस कारण शिक्षित मध्य वर्ग जो है उसमें कुंठा की भावना बदलती हुई आई और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना जो है उनके अंदर जन्म लेने लगी। ठीक है, तो ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ठीक, लेकिन इन्होंने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें भाग नहीं लिया था। फिर भी अंग्रेजों ने इनकी जो है इनको अनदेखा किया और इस कारण जो है इसके अंदर इनके अंदर बाद में ये आता है कि राष्ट्रीय भावना आती है और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने की पूरी योजना बनाते हैं। देख रहे हैं ना, तो ये चीजें बेसिकली इनका मानना ये था, जो शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे इनका मानना था कि लड़ाई लड़के नहीं आंदोलन करना चाहिए, इस तरह से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इस तरह से आज़ादी नहीं लेनी चाहिए। आज़ादी लेने का दूसरा तरीका हो सकता है। और खासकर जब रिजल्ट देखते हैं ना, आपने ये देखते हैं, क्योंकि ऐसे जाके लड़ लिए ऐसे आधुनिक हथियार के साथ, तो क्या हुआ रिजल्ट, दोनों तरफ खूनी उत्पात मचा। और ये सब देखने के बाद जो शिक्षित मध्यम वर्ग है उसने जो है प्लान बनाया और प्लान बना के उसको जो है 1947 तक जो है एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है आर्थिक शोषण का नया युग जो स्टार्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, दोनों लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसमें चेंजेस है। ठीक है, और बेसिकली अगला ये नहीं है, आर्थिक शोषण का नया युग नहीं है। अगला जो है वो यहाँ पे टॉपिक अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगला जो मैं बता देता हूँ आपको वो है काले और गोरे का जो भेदभाव है, अंग्रेजों की जो सतर्कता है उसके बारे में है। ठीक, तो ये नहीं है, ठीक है, इस पे आप ध्यान न दें, इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है। आठवां जो है चेंजेस आया है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिटिश विजिलेंस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भेदभाव में वृद्धि हो गई। अंग्रेजों ने भारत में शुरू से ही गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना को फैला रखा था। 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज जो है भारतीयों से सावधान और अलग थलग रहने लगे थे। दूरी बनाए रखना, अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना
रखना चाहिए, उनके हित में है ये बात, क्योंकि नजदीक आने से भारतीय अंग्रेजों के भेद जान जाएंगे, उनके सीक्रेट जान जाएंगे और उन्हें परेशान करने लगेंगे। क्रांति के दौरान अंग्रेज जो है सतर्क हो गए और सतर्कता को उन्होंने लगभग हमेशा यानी 1947 तक जो है बनाए रखा है। इतना डर था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि 1857 की क्रांति के भारतीय पक्ष में क्या पॉजिटिव जो है आउटकम्स आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय पक्ष में क्या पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आता है कि आत्मबल में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता है। 1857 की जो क्रांति है वो तुरंत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक, उसमें वृद्धि कर दी और उनकी सोई हुई चेतना को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जगा दिया। अब भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बलबुलती रही, यानी बुलबुलाने लगी। बुलबुला नहीं उठने लगता है, ठीक है, तो वैसा होने लगा। ठीक, और उन्होंने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इस समय से एक जागृत भारत का उदय हो गया। ठीक, इसके अलावा दूसरा क्या है, राजनीतिक जागृति हुई, यानी पॉलिटिकल अवेकनिंग जो आ गया उनके अंदर। ठीक, तो लंबी पराधीनता यानी जो उनके अंडर में रहे, ठीक है, गुलाम की तरह, और शासकों को अजय मानने की जो धारणा थी उनकी, वो तो भारतीयों में बहुत सारा आलस्य भर दिया था, यानी लेजीनेस भर दिया था। लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होता है। पराधीनता को जो है भारतीयों ने अपनी नियति मान लिया था, उसको खत्म करते हैं 1857 की क्रांति के बाद से। ठीक है, भारतीयों के जो है शांत खून जो होता है उसमें जो है उबाल आ जाता है 1857 की क्रांति के बाद। क्रांति के बाद जो है भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब अगर थोड़ा सा और जोर हम लगाएं तो स्वशासन की जो प्राप्ति है वो आसान हो सकती है। समझ गए। तीसरा है संगठन की प्रेरणा, इंस्पिरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन की प्रेरणा क्या मिलती है? हालांकि 1857 की जो क्रांति होती है उसमें संगठित स्वरूप प्रदान करने की पूरी कोशिश की गई थी, फिर भी संचार व्यवस्था और सूचना जो टेक्नोलॉजी है उसके अभाव के कारण क्या हुआ, जो मन वांछित यानी जो मनोफल था वो प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, तो बहुत बड़े स्केल पे अगर कहें तो संगठन के अभाव के कारण ही क्रांति को कुचल दिया गया था। इसीलिए इस क्रांति से आगे के क्रांतिकारियों को व्यापक यानी बड़े स्केल पे संगठन बनाने की जो है प्रेरणा प्राप्त हुई, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। 1857 की क्रांति से प्रेरणा पाकर ही आगे के वर्षों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए उसका संचालन जो है संभव हो सका, क्योंकि उन्होंने संगठन बना के फिर आगे क्रांतिकारी एक्टिविटीज किया। ठीक है, अब अगला क्या है, एकता की प्रेरणा भी मिलती है, इंस्पिरेशन फॉर यूनिटी। क्या मिलती है? 1857 की असफलता का कारण जो है संपूर्ण भारतवासियों में एकता का अभाव भी था। सिख दक्षिण में जो दक्षिण भारतीय हैं वो क्रांति के विरुद्ध थे तथा अनेक देसी रियासतें जो थे वो अंग्रेजों के जो है सहायता कर रहे थे। जिन क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ, ठीक है, सूत्रपात यानी चलन हुआ, ठीक है, चला, वहां भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। एकता ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल हो जाने के बाद आया। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति जो है की जा सकती है, उसको सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को जब असफल हो जाता है 1857 की क्रांति तब उनको समझ में आता है। अगला क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि मिल जाती है, न्यू पर्सपेक्टिव टू द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक, अब क्या मिलता है वो देखते हैं। 1857 की क्रांति जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए भारतवासी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प ले लिया था उसी समय। इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि मिल गई। विद्रोह के बदले जो है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन का मार्ग उन्होंने अपनाया। ठीक, क्योंकि इससे अंग्रेजों को दमनकारी अत्याचार जो अवसर मिल गया था 1857 में वो अब आगे नहीं मिलने वाला था। ठीक है, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का जो है मार्ग अपनाया। शासन और शस्त्रास्त्र यानी मतलब हथियार से जो लड़ने की जो बात है, ठीक है,
तो शासन और शस्त्रास्त्र का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था, ठीक है, और किसी भी प्रकार के विद्रोह का गला घोट देने की क्षमता भी उनमें थी। इसलिए क्रांति के बाद विद्रोह का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा भी आगे आने वाले क्रांतिकारियों को मिलती है, क्योंकि आप देख रहे हैं उनके पास आधुनिक हथियार है, हमारे पास वैसे हथियार नहीं है। हमारे पास जो है वो मतलब पुराना हथियार है, वो हाथ से हम लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम उतनी बड़ी संख्या में उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितनी बड़ी संख्या में वो पहुंचाएंगे। तो ये चीजें जो है 1857 की क्रांति के बाद आगे की क्रांतिकारियों को समझ में आती है कि हम हाथ से तो सीधे सीधे लड़ नहीं सकते अंग्रेजों से, तो हमको इस तरह से लड़ना होगा, इस तरह की पॉलिसी अपनानी होगी कि धीरे धीरे ही सही हम इनको जो है यहाँ से खदेड़ दें, ठीक है, पहले अपने आप को मजबूत करने में जो है वो टाइम लगाए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह का महत्व, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। ठीक, तो रिवॉल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के लिए जो 1857 का विद्रोह है वो बेहद उपयोगी साबित होता है। इससे कंपनी के प्रशासन और इसकी सेना में शोचनीय कमियों को जो है उजागर कर दिया था, ठीक है, मतलब जो कमी थी 1857 में वो उजागर हो गया था, क्योंकि बहुत जगह जो है अंग्रेज कमजोर पड़ गए थे, जहाँ पे मतलब अंग्रेजों को पूरी तरह से भी हरा दिया गया, ठीक है। तो ये जो कमियां थी उनकी सेना के अंदर, इस चीज को उन्होंने यहाँ से समझ लिया था, ठीक। तो इसको सोचनीय जो कमी थी उसको उजागर कर दिया था, और कंपनी के शासन प्रशासन के इस दोष को जो है विश्व के सम्मुख जो है कभी भी उजागर नहीं हो पाते अगर ऐसा 1857 का विद्रोह नहीं होता, ठीक। और इस विद्रोह के कारण जो है इनकी कमियां बाहर आ जाती है और इनको जो है उसमें सुधार करने का भी जो है मौका मिल जाता है, ठीक। उसके अलावा क्या हुआ और क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह विद्रोह कैसा रहा, ठीक। तो उनके लिए जो है वरदान तो साबित हुआ ही, क्यों, इसलिए क्योंकि अब उनको ये अपनी कमियां दूर करने का मौका मिल गया था, ठीक। उन्होंने जो है फौरन इसमें सुधार किया, ठीक, सुधार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नीतियों और सैन्य व्यवस्था में ऐसा बदलाव किए ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं। देख सकते हैं ना, जो पहले हम लोगों ने बात किया कि सैन्य व्यवस्था उन्होंने कैसी बनाई। बंगाल के अंदर जो है हर 2 सिपाही इंडियन सिपाही पे एक जो है वो यूरोपीय सिपाही को उन्होंने नियुक्त किया। वहीं मद्रास और अब देखेंगे बम्बई के अंदर उन्होंने क्या किया, 5 सिपाहियों पे उन्होंने 2 यूरोपीय सिपाही जो है नियुक्त किए। तो इस तरह के बदलाव किए, तोप खाने भी छीन लिए, यूरोपियों के अंडर में चला गया, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ, देखिए बहुत जरूरी बात हम लोग करने वाले हैं। तो भारतीयों के लिए जो है 1857 के विद्रोह का एक अलग महत्व है। क्या महत्व है, तो इस विद्रोह ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की राह को बहुत गहराई से प्रभावित किया। जो आगे हम लोग जो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले थे उस राह को जो है इन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया। इसने आम लोगों को और सिपाहियों को जो है उन सभी शिकायतों और परेशानियों को सामने ला दिया जो बिल्कुल सही था, ठीक। जो आम जनता की शिकायत थी, जो सिपाही की, उन सभी को सामने ला दिया इस विद्रोह ने, ठीक है, और वो एकदम सही था। लोग कंपनी के शासन से तंग आ चुके थे और ये विद्रोह उनकी आवाज बन गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस विद्रोह से एक कड़वी सच्चाई भी सामने आती है, और वो सच्चाई क्या है, वो ये है कि ब्रिटिश सेना के पास बहुत ही आधुनिक हथियार थे, जो हम लोगों ने पहले बात किया, जबकि हमारे भारतीयों के पास जो है हथियार उनके सामने काफी पुरानी और पारंपरिक थी, ठीक है। अगर उनके आधुनिक हथियार के सामने हम कंपैरिजन करें तो पुराने और पारंपरिक थे। इसका मतलब था कि हम सीधे सीधे उनसे लड़ नहीं सकते थे, हमें अपनी रणनीति जो है वो बदलनी चाहिए थी, उस समय बदलनी होगी, बदला होगा उन्होंने। इसके अलावा इस विद्रोह में दोनों तरफ से बहुत भयानक हिंसा हुई थी। इस हिंसा ने हमारे देश के बुद्धिजीवियों को झकझोर कर रख दिया। जो मध्यम वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो है झकझोर कर रख दिया। अब वो लोग जो हैं, जो पहले मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो शांति से लड़नी चाहिए, हिंसा देखकर उनको जो है बहुत धक्का पहुंचा। अब उनको क्या धक्का पहुंचा, उस समय एक शिक्षित मध्यम वर्ग जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। ये लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है तो हमें एक व्यवस्थित और संगठित तरीके से काम करना होगा, न कि सिर्फ अचानक के विद्रोह से, ठीक।
लेकिन हाँ, एक बात जो इस विद्रोह ने सबसे मजबूत की वो थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विद्रोह करने की परंपरा अब शुरू हो गई थी। ठीक है, इससे पहले भी छोटे मोटे विद्रोह होते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह ने इस परंपरा को एक नई पहचान दे दी। इसने सिखाया और दिखाया कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। इस स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा ने बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते को बहुत जो है मदद पहुंचाई। यह एक चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आग का स्वरूप ले लिया, जो हमें आजादी दिला पाया। ठीक है, इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, ये एक सीख थी और एक नींव भी थी हमारे लिए। ठीक, तो 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने ब्रिटिशर्स को जो है उनकी कमियों से रूबरू कराया और भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की राह जो है उसका पहला मजबूत कदम रखवाया। इसने हमें सिखाया कि एकता और सही रणनीति से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। समझ गए? तो ये हमारा बेसिकली सिग्निफिकेंस है, महत्व है इस विद्रोह का। इसके अलावा एक और जो छोटा सा ब्रैकेट के अंदर जो है ये दिया हुआ है, इस पे हम लोग जो है थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये बेसिकली जो है वो व्हाइट म्यूटनी के बारे में है। श्वेत विद्रोह होता है, वो सेना के अंदर होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले इस डिस्कशन में बताया कि कुछ सिपाही जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए जो है कुछ इस तरह के विद्रोह जो है वहाँ पे होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, देखिए, अब कंपनी से जो है वो शक्ति का हस्तांतरण हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यानी ब्रिटिश क्राउन जो है उसके पास शक्ति चली जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, और कंपनी के अधीन जो नियोजित यूरोपीय सैनिक होता है, एक वर्ग, वो विद्रोह कर देता है। वो कहता है कि भैया क्या हुआ कि दो अलग जो है सैन्य बल हो गए। एक तो 1861 से पूर्व वाले जो भारत में दो तरह के, यानी एक जो है वो बोले तो कंपनी के अंडर में थे, ठीक, जो पहले से नियुक्त थे, और एक जो है अब जो नियुक्त हो रहे थे वो सारे ब्रिटिश क्राउन के अंदर नियुक्त हो रहे थे। तो इन दोनों के बीच जो है हो जाता है थोड़ा सा झड़फड़। ठीक, और इसी को जो है बेसिकली कहते हैं श्वेत विद्रोह। ठीक, समझ गए? तो अब देखिए, दो अलग अलग सैन्य बल है 1861 से पूर्व वाले, और भारत में जो है दो पृथक जो सैन्य बल थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित किए जाते थे। एक क्वीन आर्मी कही जाती थी जिसको महारानी विक्टोरिया की जो है सेना कही जाती थी, और दूसरा जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। भत्ते का मुद्दा पहले उठा। मुद्दा क्या उठा कि कंपनी के अधीन जो सैनिक थे उनको भत्ते यानी एक अतिरिक्त जो भुगतान होता है वो भारत से बाहर होने वाले जो अभियान होते थे उसमें जाने के लिए दिया जाता था, तो भुगतान किया जाता था। लेकिन क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को यह नहीं दिया जाने लगा। ठीक है, अब जैसे ही ये अंडर अब आगे ब्रिटिश क्राउन के अंडर जब ये आ गए तो इनको ये भत्ता जो है नहीं दिया जाने लगा। समझ गए? अब उनका ये भत्ता जो है रोक दिया गया। तो इसको लेकर क्या किया उन्होंने, क्वीन आर्मी के सैनिकों को यह नहीं दिया जाता था, और शक्ति हस्तांतरण के पश्चात जो है ये भत्ता बंद कर दिया गया। शक्ति हस्तांतरण को लेकर कानून की लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो वैधानिक व्याख्या ने भी प्रभावित यूरोपीय सैनिकों को भड़का दिया। एक तो भत्ता नहीं दिया जाता था, उसके लिए भड़क गए थे वो लोग, और जो उसके बाद कानून की जो व्याख्या की किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, उसको लेकर भी जो है यूरोपीय सैनिक जो है वो भड़क उठते हैं और मांग करते हैं और उसके बाद रिजल्ट होता है वो होता है व्हाइट म्यूटनी के रूप में। तो देखिए, श्वेत विद्रोह को भारत में पहले से दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा गया, जिससे भारत में अभी भी उत्तेजित लोगों के बीच नवीन विद्रोह प्रेरित हो सकता था। यूरोपीय सेनाओं की मांग में बोनस को सूचीबद्ध करना या उन्हें दायित्व मुक्त करना शामिल था। अंततः क्या होता है, सैनिकों की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, उनको भत्ता देने के लिए जो है वो मान जाती है ब्रिटिश क्राउन, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको भत्ता दे देते हैं और इस म्यूटनी को जो है वो खत्म कर देते हैं, श्वेत विद्रोह को खत्म कर देते हैं। तो
इस तरह अगर हम देखें तो 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने जो है भारत के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसने न केवल अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने पर जो है मजबूर कर दिया, बल्कि भारतीयों के भीतर भी जो है स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। यह विद्रोह आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना और इसने जो है हमें सिखाया कि एकता और संगठन शक्ति की जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है आगे के लिए भी और किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। ठीक, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ना भूलें। आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस को देख सकेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और आगे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे धार्मिक और जो सामाजिक रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है, जो सुधार हुए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।